दरबार सुल्तान बाहू के सज्जादा नशीं शहजादा अमीर सुल्तान, जिनका खानदान पिछली 5 दहाइयों से पाकिस्तान की सियासत में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। आज हम आपको इनका शाहाना लाइफस्टाइल, बड़ी बड़ी गाड़ियां और इनका घर दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शोरकोट शहर, जहां आपकी मुलाकात करवाते हैं साहबजादा अमीर सुल्तान गद्दी-नशीं आप सुल्तान बाहू। उनका आपको लाइफस्टाइल दिखाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि सियासत में क्यों आए और फिर क्या क्या काम किए। आए उन्हीं से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू जी शोरकोट। आपने लॉ किया, बाकायदा बाहर से पढ़ के आए, प्रैक्टिस भी करते रहे, लेकिन फिर सियासत में आगे आप, और एक लंबी लेगेसी आपकी चलती आ रही है। वालिद साहब जो हैं अनडिफिटेबल इलेक्शन के अंदर, और उन्होंने जो काम करवाए, फिर आगे आप बाकायदा सियासत में आगे। क्या वजह बन गई, आखिर क्यों आपका सियासत में आना ज़रूरी था? बिस्मिल्लाह जी। जैसे कि आपने बताया जी, बड़ी लंबी लेगेसी चलती आ रही है। 1970 से लेकर अगर आप देखें तो आज 50 से ज़्यादा साल हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह हमारा लोगों के साथ मोहब्बत, लोगों की हमारे साथ मोहब्बत कायम और दायम है। और इलाके में वालिद साहब के साथ देखना बचपन से ही, एक तो क्योंकि सियासी माहौल था घर के अंदर सारा देखा, दिलचस्पी बढ़ती गई सियासत में। फिर जैसे वो इलाके में आते थे, साथ आया, लोगों से उनका प्यार मोहब्बत, और फिर जो आगे से जी बेलौस मोहब्बत और दुआएं मिलती हैं ना, उसका कोई नेमल बदल है ही नहीं। तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी अपने इलाके के लिए, अपनी आवाम के लिए जो कुछ कर सकता हूँ। जो वालिद साहब ने बहुत उनकी जद्दोजहद थी, उन्होंने मुझे भी बताया कि इंसान अगर किसी लायक हो तो अपने इलाके के लिए जो कुछ कर सके वो उसको करना चाहिए, और अल्लाह की रज़ा इसी के अंदर है। तो मेरा भी फिर दिल किया कि अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, जिन लोगों ने 50 साल से हमारे साथ, वालिद साहब के साथ वक्त गुजारा, अब इनको एकदम छोड़ के चले जाना, ये मेरे ज़मीर को सही नहीं लगा। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से आपने लॉ किया। लॉ का ज़्यादा शौक़ था या सियासत का? नहीं, शुरू में तो हादसाती तौर पे सियासत में नहीं, हादसाती तो मैं नहीं कह सकता। शौक़ तो मुझे लॉ का था जी, अपने प्रोफेशन का, और वो मुझे आज भी अफसोस होता है कि मैंने प्रोफेशन छोड़ा। मुझे साथ साथ शायद कंटिन्यू करना चाहिए था। शौक़ मुझे था प्रोफेशन का। सियासत में भी हादसाती तो नहीं आया बचपन से, क्योंकि देख रहा हूँ तो एक ज़हन तो था सियासत की तरफ, शौक़ भी था, माहौल भी सियासी था घर में। फिर गाँव भी आना, सबसे मुलाकात होनी, यहाँ भी सियासत की गुफ्तगू होती थी, तो शौक़ तो सियासत का भी था। लेकिन ये नहीं है कि मैं हादसाती तौर पे आया हूँ, सोच समझ के बाकायदा तौर पर 2018 अल्लाह ताला ने इस फील्ड में डालना था तो अल्लाह ने मेहरबानी की। आपने 2018 में बाकायदा पीटीआई को ज्वाइन किया, और फर्स्ट इलेक्शन था आपका, और उसी में आप जो हैं बाकायदा एमएनए बन गए, और आपने जो खिदमात सर अंजाम दी उनमें माया नाज क्या फ़ख्र करते हैं कि यार ये मैंने काम जो है बड़े लाजवाब किए हैं। वालिद साहब की तो लेगेसी आपकी चलती आ रही है। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बनाऊँ जी। 2018 में मेरा इलेक्शन तो पहला था, लेकिन एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं 13 से एक्टिव हो गया था। 13 में वालिद साहब जीते, तो फिर 13 से ही मैं उनके साथ, ग्रुप के साथ, तमाम साथियों के साथ राब्ते में आके मैं अटैच हो गया था। सो 13 से 18 तक मैंने बाकायदा हल्के में रह के हल्के की सियासत की, लोगों के मसाइल समझे, लोगों के साथ तौर तरीका, क्या इनकी मसाइल हैं, क्या तरजीहात हैं, वो देखी। 18 में इलेक्शन मैंने फिर 5 साल बाद एज ए पॉलिटिकल वर्कर काम करने के बाद फिर मैंने इलेक्शन लड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह इन सारों की मेहनत से, अल्लाह ताला के फजल व करम से कामयाबी हुई। हमने जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 अरब का काम इन 4 साल में 4 साल में 1.5 अरब का काम हमने करवाया जी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा यूनियन काउंसिल, कोई भी ऐसा मौज़ा, कोई एक भी, ये मेरा चैलेंज है, रह गया हो जहाँ पर जिन देहात में बिजली नहीं थी वहाँ बिजली ना पहुँची हो। कोई ऐसा यूनियन काउंसिल नहीं है जहाँ पर पुख्ता सड़क ना गई हो। कोई ऐसा यूनियन काउंसिल का मौज़ा या चक या देहात नहीं है जहाँ हमारी तरफ से, जहाँ पे सीवरेज के निज़ाम, सफाई के निज़ाम, सोलने का निज़ाम, गंदे पानी को बाहर निकालने का निज़ाम जो है वो ना पहुँचा हो। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मैं पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, अपने हर मुखालिफ को ओपन चैलेंज है कि अगर उनको कोई ऐसी यूनियन काउंसिल लगती है जहाँ काम नहीं हुआ तो वो आए और उसका हम उनको जवाब देंगे। अच्छा, ये जंग रोड किसके हल्के में आता है? जंग रोड मेरे ही हल्के में आता है जी। इस मामले में हम थोड़े से बदनसीब रहे हैं। जंग रोड की मंजूरी हुई
और जंग रोड की मंजूरी बड़ी जिद्दोजहद के बाद हुई। मैंने हमारे जितने हमारे ग्रुप के MPs हैं उन्होंने मिलकर, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी, 16 अरब का, किसी एक हल्के में 16 अरब कहीं भी नहीं गया, सिवाय शायद वज़ीर आज़म साहब के हल्के में गया होगा या वज़ीर आला के हल्के में गया होगा। 16 अरब का हमने मंसूबा पास करवाया एशियन डेवलपमेंट बैंक की लोन से, और इसकी बाकायदा मंजूरी हो गई हुई थी, जिसका कि सर्कुलेशन हमने यहाँ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको हमने दिखाए। बाकायदा एशियन डेवलपमेंट बैंक की यहाँ टीम आई, उन्होंने सर्वे किए, पंजाब की कैबिनेट ने उसको पास किया, फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास गया, मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स ने उसको पास किया, फिर वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास किया, वहाँ से भी मंसूबा पास होके आ गया। जितनी सड़क के राइट लेफ़्ट ज़मीन थी जो कि एक्वायर होनी थी सड़क को बड़ी, वो सब एक्वायर हो चुकी थी। अच्छा, अब तो काम शुरू होने वाला था। और यहाँ पर एक हॉल है, मतलब आप किसी से भी पूछ सकते हैं, रॉयल मार्क की, वहाँ बाकायदा हाईवे वालों ने आके कन्वेंशन किया कि भाई हमने किस तरह से काम करना है, अगर किसी के को बकाया जात हैं ज़मीन के हवाले से या उस हवाले से तो हमसे रब्ता कर सकें, हम इस पर काम शुरू करने लगे हैं। फिर क्यों तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की किस्त आने वाली थी तो ये हुकूमत चली गई। हुकूमत, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक 4 साल लग गए इस काम को कंप्लीट करने में। 4 साल लगते हैं क्योंकि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेड ऑफिस से ओके आती है चीज़। पहले सूबाई हुकूमत ने ओके करनी होती है, फिर वफाकी हुकूमत ने करनी होती है, और पूरे पंजाब में सिर्फ 4 मंसूबे होते हैं जो वो ओके करते हैं। ठीक है, उन 4 में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सका। लेकिन वो उनका 1 अरब आ चुका है, सर्वे वाला पैसा उनका आ चुका है, सिर्फ अगली किस्त आनी बाकी है। वो किस्त उनकी अटैच होती है IMF के साथ। ठीक है, अब IMF ने क्योंकि किस्तें रोक दी तो जितने इदारे होते हैं जो कि पाकिस्तान को कर्ज देते हैं वो सब अपने किस्तें रोक देते हैं। मैंने बाकायदा सर्वे किया आपके हलके में और लोगों का ओपिनियन लिया, रिकॉर्ड में मौजूद है, जिसमें लोगों ने बहुत गिले शिकवे किए। उन्होंने कहा, ड्राइवर हजरात ने कहा, लोगों ने कहा हमारे तो गाड़ियों के जो एंगल हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, इतना रोड टूटा हुआ है। और बाकायदा हम खुद भी सफ़र करके आए हैं, फिर रास्ते में सड़कें देखी, टूट फूट का शिकार हैं। कुछ लोगों ने बीच में नेग्लिजेंसी की, वो नहीं हुआ। अब देखें जो बुनियादी ज़रूरत है, जो नज़र आता है काम, अगर आपका जंग रोड बन जाए, सिंपल ये बन जाता, तो मेरे ख्याल में आप कंपेन ना भी करते तो आप जीत गए थे। लेकिन अभी थोड़ी, आपको नहीं लगता थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? लोग नाराज हैं। देख, लोगों के लिए भी मुश्किल है, हमारे अपने लिए भी मुश्किल है। हमने भी रोज़ इसी हल्के में फिरना होता है, उसी सड़क पे जाना होता है, और ये जो लोगों के मसाइल हैं वो मैं भी समझता हूँ क्योंकि मैंने भी उसी सड़क पे ट्रैवल करना है। लेकिन हमारा भी गुनाह नहीं और हुकूमत का भी नहीं। अगर हुकूमत सिर्फ 4 या 5 महीने शायद और रह जाती तो इसका काम शुरू हो जाना। काम अभी भी शुरू हो जाएगा, सिर्फ ताख़ीर हुई है। और ये बहुत बड़ा मंसूबा था जी, इसके पीछे बहुत जद्दोजहद लगी है हमारी। एशियन डेवलपमेंट ने सिर्फ 4 मंसूबे चुने थे पंजाब पूरे के, और पंजाब पूरे की सड़कों का आपके सामने जो हालात हैं, बड़ी मुश्किल से उसमें हमने ये रखवाया है। और मैं तो समझता हूँ कि ये हमारी कामयाबी है कि अब ये पाइपलाइन में आ गया है। अब ये ताख़ीर तो इसमें हो सकती है, कितनी और तख़ीर हो सकती है, ये कितनी और लोग बर्दाश्त करेंगे बेचारे? ये मेरे ख्याल में जी अब IMF पे डिपेंड करता है और इस हुकूमत पे डिपेंड करता है कि जो चीज़ें हम पाइपलाइन में लेके आ गए हैं, थोड़ी सी वो अगर अक्लमंदी से काम लें और इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, मुल्क को इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएं, तो उतना जल्दी शुरू हो जाएगा। आप गद्दी नशी भी हैं, एक बड़ी गद्दी पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में आपके मुरीद भी हैं, तो ज़्यादातर हल्के में मुरीद की वजह से एडवांटेज ले लेते हैं या फिर काम करके बाकायदा ट्रस्ट आप जीतते हैं लोगों का? मैं आपको बताऊं जी, मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे पे तो जो करम हुआ हुआ है वो बुज़ुर्गों का हुआ हुआ है, अल्लाह ताला के हबीब का, पंजतन पाक का और हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन का। उनकी वजह से मुझे हिम्मत, हौसला, तहम्मुल मिजाजी उन्होंने दी है कि मैं लोगों के साथ मिल बैठ कर, उनके साथ अपनायत के साथ, उनको अपना ज़ाती एक फ़ैमिली मेम्बर समझ के चलता हूँ। तौफ़ीक वहीं से मिलती है, हिम्मत हौसला वहीं से मिलता है। आगे इंसान के ऊपर होता है कि जो वो आपको अता कर रहे हैं आप उसको आगे लेके चल सकते हैं या नहीं चल सकते। आपसे 2-2 गुना बड़ी उम्र के लोग आपके हाथ चूमते हैं, घुटनों को हाथ लगाते हैं, अदब करते हैं, दम दरूद भी करते हैं, या सिर्फ ये मोहब्बत है उनकी? नहीं, ये उनकी मोहब्बत है जी। दम दरूद मैं नहीं करता, मेरा अपना एक सिलसिला है अवाम की खिदमत करने का, वो मैं अपने तरीके से करता हूँ। बाकी फैमिली में और लोग हैं जो दम दरूद और दुआएँ देते हैं। मेरी ड्यूटी और ज़रिए से लगी हुई है अवाम की खिदमत करने के लिए, तो मैं उस ज़रिए से मतलब आप दम दरूद वाले नहीं, आप काम वाले हैं? मैं मोहब्बत करने वाला हूँ जी, और मोहब्बत करता हूँ। और इंसान को इज़्ज़त देना वो हर इंसान का फ़र्ज़ है। उसको इज़्ज़त दें, उसकी शनाख्त करें, उससे प्यार करें, और अवाम खुद ही आपको प्यार करेगी। मारूसी सियासत पे यकीन रखते हैं आप?
देखिए, मारूसी सियासत कुछ भी नहीं होती, ये एक नाम होता है। सियासत अवाम बड़ी बाशऊर है। मैं एक दफ़ा तो शायद आ जाऊँ वालिद साहब के नाम पे, अगली दफ़ा फिर बार बार ये चीज़ नहीं चाह सकती। ये मेरी अपनी मेहनत होगी कि मैं ख़ुद क्या लोगों के साथ बताऊँ। बहुत सारे लोग हैं जो कि चले आ रहे होते हैं लेकिन नाकाम भी हुए हैं। कोई ये नहीं है कि हर दफ़ा मारूसी सियासत वाला कामयाब हुआ है, मारूसी सियासत वाले लोग नाकाम भी हुए हैं। ये आपकी अपने अंदर होती है कि आप उसको आगे, सलाहियत अगर आप में है तो क्यों नहीं, अगर सलाहियत नहीं है तो वो खुद ही आउट हो जाएगा इंसान। मारूसी सियासत बस एक, आप कह लें कि एक नाम है, लेकिन इसके अंदर जान कोई नहीं है। मेरा जी दिन का आगाज़ मैं शुरू करता हूँ, सबसे पहले मैं हाज़री दरबार शरीफ पे देता हूँ, वहाँ से दुआ लेके और फिर तकरीबन 9-1 बजे मैं डेरे पे बैठ जाता हूँ। 9 से 12, 12:30 तक अवाम वहीं आते रहते हैं। कोई अपना मसाइल लेके आ गया, कोई वैसे मुलाकात के लिए आ गया, कोई गपशप के लिए, कोई मीटिंग हुई किसी यूनियन काउंसिल के सिलसिले में, वो कर ली। उसके बाद 12:30-1 के बाद फिर फातिहा, खुशी गमी, शादी हो गई, कोई कुर्बानी हो गई, किसी वर्कर या सपोर्टर के घर चाय के लिए चला गया, कहीं कोई दावत हो गई। उसके बाद फिर मैं हल्के में निकल जाता हूँ जी। फिर रात को 9-10 बजे तक फिर मैं लोगों के साथ ही हूँ जी। और प्रोटोकॉल आप खुद आज देख लेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मेरे साथ कोई गार्ड नहीं होता। हालांकि मेरे मुखालफीन जो हैं वो आज तक जीते भी नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का जितना उन्होंने गार्ड्स रखे हुए हैं, और अपोजिशन में हो के पुलिस वालों से लेके गार्ड रखे हुए हैं, उनके पास पुलिस की गार्ड होती है। लेकिन मुझे अपनी आवाम पे एतमाद है। मेरे साथ आज आप सारा दिन गुजारेंगे, आप देखें कि मेरे साथ गार्ड नहीं होगा, मेरी हिफाजत अल्लाह ने करनी है और मैं अपने साथियों में हूँ, मुझे किसी से ख़तरा कोई नहीं। मैं आज सुबह सुबह आपके जब घर आया हूँ तो यहाँ पर भी आपकी सारी कैबिनेट आके बैठी हुई, ये कितना दिन से ही आप शुरू कर देते हैं। मुझे ये था शायद आपका कोई प्राइवेट टाइम भी होता है, घर बैठते हैं, वहाँ अखबार पढ़ते हैं, कोई थोड़ी बहुत आराम करते हैं, फिर हल्के में जाते हैं या अपने ऑफिस में जाके बैठते हैं। तो सुबह सुबह इधर रश लगा हुआ है। बस वो सारे साथियों को पता है जी मेरे टाइमिंग्स का, तो इसलिए मोहब्बत करते हैं, सुबह सुबह आ जाते हैं, मुलाकात भी अच्छा हो जाती है। और मैं तो ये समझता हूँ जितना जल्दी आप दिन का आगाज़ करें उतनी बरकत है। मेरे पास तो आने के लिए किसी को टाइम लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। उनको पता है इतने बजे बैठा होगा, जो मर्ज़ी आ जाए, ना कोई बाहर पिए है, ना कोई गार्ड है, ना चौकीदार है, डेरा खुला है, जो भी आता है मैं अंदर बैठा होता हूँ, सबसे मुलाकात भी हो जाती है, गपशप भी हो जाती है जी। कोई आपको फ़ोन करे, फ़ोन भी उठाते हैं या नहीं? ऐसा ना हो कि भाई अमीर सुल्तान साहब को फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन ही नहीं उठा रहे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मेरा एक चैलेंज है कि फ़ोन मेरा चल रहा हो तो मैं उसको उठाता भी ज़रूर हूँ, और अगर कोई कॉल मिस हो जाए तो उसको मिस कॉल रिप्लाई भी ज़रूर मैं करता हूँ। इस चीज़ को मुखालफीन भी मानते हैं, और ये आप किस बाकायदा हल्के में किसी से भी जाके पूछ सकते हैं। मैं खुद भी चेक करूंगा, देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आप मुझे मिस कॉल मारें किसी नंबर से और फिर आप खुद देखें कि वो रिप्लाई आता है कि नहीं आता। बेहतरीन। खाने में क्या पसंद करते हैं आप? खाने में जी मुझे देसी खाना ही ज़्यादा पसंद है। हालांकि मैं बाहर रहा हूँ, लाहौर भी ज़्यादा रहा हूँ, लाहौर खुद देसी खाने का मरकज़ है, आप खुद लाहौर से हैं। जी जी। तो वहाँ से फिर टेस्ट डेवलप हुआ, और फिर जब छुट्टियों में ईद पे भी गाँव आना तो देसी खाना ही चलता है। आप जब पेंसिल्वेनिया थे वहाँ पर आपने डिग्री की बाकायदा, तो वहाँ कैसा दौर गुजरा? क्या चीज़ें वहाँ मिस करते थे पाकिस्तान की, या वहाँ पर क्या ऐसी चीज़ें आपने देखी जो आपको लगता है कि पाकिस्तान में होनी चाहिए और वो आप करेंगे? क्योंकि जो बंदा इतना पढ़ लिख के बाहर से आता है, नया कल्चर देखता है, नई चीज़ें देखता है और वियन लेके आता है। मैं आपको बताऊं जी, एक चीज़ आजकल के हालात के मुताबिक जो मैं तब भी सोचता था और अब तो मज़ीद सोचता हूँ कि कानून की, आइन की और अदालत की बालादस्ती वो आजकल के हालात के ऐन मुताबिक है। अच्छा, ये जब 9/11 हुआ ना, मैं वहीं पे था। ठीक है। तो वहाँ की जो हमारी स्टेट आती है पेंसिल्वेनिया स्टेट ने ये फैसला किया कि जितना पाकिस्तानी स्टूडेंट है ना, उन सब को बुला के पुलिस और FIA इंटरव्यू करेगी, जितना भी उस स्टेट में यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है। अच्छा। हमारी यूनिवर्सिटी ने खुद अपने तौर पर केस किया उधर की हाई कोर्ट में, पेंसिल्वेनिया की हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि जी हमारा स्टूडेंट पढ़ाई के लिए बाहर से आया हुआ है, इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, इनको हम पुलिस के इंटरव्यू के लिए नहीं भेजेंगे। हाँ। और बाकायदा वो केस हमारी यूनिवर्सिटी जीत गई। वहाँ ह्यूमन राइट्स का और अदालतों का इतना, आप देखें ना कितना बड़ा साने है उनके लिए। इससे बड़ा मेरे ख्याल में मुश्किल टाइम अमेरिका पे तो नहीं आया होगा। उसके बावजूद हक और कानून और अदालत की जीत हुई। उन्होंने कहा जी कोई किसी स्टूडेंट को पुलिस तंग नहीं करेगी, और हमें पुलिस ने एक दफ़ा भी नहीं पूछा, नहीं तंग किया। नहीं तंग किया। अब चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में हो, कानून की बालादस्ती हो, आधे मसाइल आपके खुद ही हल हो जाएंगे। आपका ज़रिया माश क्या है? मेरा ज़रिया माश ही, हम ज़िम्मेदारी करते हैं, एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर से ही जो है वो अल्लाह ताला गुजारा कराता है। कितनी जगह में एग्रीकल्चर आप काश्त करते हैं रकबा?
काफ़ी है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काफ़ी रकबा दिया है। वरासी जो चला आ रहा है, हमने तो नहीं ख़रीदा, बल्कि 70 से लेके अब तक बिका है। अगर आप देखें ना तो हमने तो जायदाद बेच के सियासत की है जी, लोगों ने बनाई हैं, हमारी बिकी हैं, और यही वजह कि अवाम आज भी हम पे एतमाद करती है। 50 साल से जो ग्रुप चल रहा है उसकी कोई वजह तो है। कोई 2000 एकड़ काश्त करते हैं आप? नहीं, 2000 एकड़ तो बहुत ज़्यादा जी, इतनी तो नहीं करते। कितने काश्त करते हैं? लेकिन कम होती है जी उससे बहुत ज़्यादा, तो अब टाइम नहीं मिलता खुद, बाकी ठेके पे कर रखी दी है सारी। अच्छा, सियासत ऐसी चीज़ है कि आपकी तमाम जो हॉबीज़ हैं या शौक़ है ना, या पर्सनल लाइफ, वो फिर आपकी नहीं रह जाती। मुझे स्पोर्ट्स का बड़ा शौक़ था, क्रिकेट का। मैं बाकायदगी से डेली स्टूडेंट लाइफ तक 2-2.5 साल क्रिकेट के, बल्कि 2019 में पार्लियामेंटेरियंस का वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट हुआ था। जितने कॉमनवेल्थ की टीमें थी पार्लियामेंटेरियंस की, ये इंग्लैंड गई थी क्रिकेट खेलने। अच्छा, और हमें एजाज़ है कि हम वर्ल्ड कप जीत के आए थे। वाह वाह वाह। आप बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं? मैं बैटिंग करता हूँ। आप सेक्रेटरी फूड भी रहे हैं जो नेशनल असेंबली के अंदर? जी जी, उसके फूड सिक्योरिटी, फूड के, उसमें क्या आपने कोई अचीवमेंट की हो या क्या आप काम करते रहे हैं? फूड सिक्योरिटी में जी हमारी 2-3 बड़ी ज़बरदस्त, अच्छा सबसे पहली जो अचीवमेंट मैं समझता हूँ हमारी थी, वो थी प्लांट ब्रीडर्स प्रोटेक्शन एक्ट। वो ये था कि हमारे मुल्क में जो औसत कम है ना, उसकी वजह ये है कि हमारे पास अच्छा बीज नहीं आता। अच्छा बीज क्यों नहीं आता? क्योंकि बाहर की कंपनियाँ वो यहाँ बीज इसलिए नहीं देती कि उन्होंने आज यहाँ बीज बेचा, जो मकामी लोग होते हैं ना, वो बीज लेके ना कॉपीराइट करके उसको खुद बना के वो बेचना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक बीज बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लगती है, और उनका वो कॉपीराइट चोरी हो जाता था, इसलिए वो यहाँ पर अच्छा बीज देने में आती नहीं थी, इन्वेस्ट नहीं करती थी यहाँ पे। वो हमने प्लांट ब्रीडर्स प्रोटेक्शन राइट निकाला कि जो बीज बाहर की कंपनी को यहाँ के लेके आएगी, वो खाली उसी के पास राइट होगा बेचने का, उसकी कॉपियाँ नहीं की जाती, कॉपीराइट जिसको कहते हैं। जी। उसकी वजह से हमारे कॉटन हमारी थोड़ी बेहतर हुई, हमारी वीट बहुत बेहतर हुई। आप देखें हमारे आटे का कोई क्राइसिस नहीं आया। शुगर मिल्स की जितनी पेमेंट्स थी पिछले 4 साल में, वो सब टाइम पे होती रही हैं, कोई मुश्किल नहीं आई किसी किसान को। और ये बहुत बड़ा एक, आप समझें कि एक पॉलिटिकल इशू है, शुगर केन की पेमेंट साल 2-2 साल लेट होती हैं। ऐसा ही है, लेकिन हमारे दौर में कोई लेट नहीं हुई। वीट की कीमत बहुत ऊपर गई, सब्सिडी बहुत, ट्यूबवेल्स को सब्सिडी दी गई किसान को, इसके ऊपर फर्टिलाइज़र के ऊपर सब्सिडी दी गई। अमीर सुल्तान साहब, मुझे बताएं, ये अभी जो हम गुजर रहे हैं, ये आप ही का हल्का है? जी, ये मेरा ही हल्का है जी। बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं कि मेरा जो हल्का है वो पंजाब का तीसरा सबसे बड़ा हल्का है। सबसे बड़ा हल्का हाफजाबाद का है, वो पूरे ज़िले का एक हल्का है। दूसरे नंबर का बड़ा हल्का भी झंग है, मेरे बड़े भाई हैं महबूब सुल्तान साहब, उनका हल्का है जी, वो कोई 10.5 पौने 11 लाख की आबादी का है। और 10.25 लाख की आबादी का जो हल्का है वो मेरा है। ये कोई रेडियस बनता था, अगर मैं पूरा कर लगाऊँ, 170-75 किलोमीटर जी। और 5 MPA के हल्के इसको टच करते थे। राना शहबाज साहब का, मियाँ आसिफ साहब का, कर्नल गजनफर साहब का, असलम भरवाना साहब का, मियाँ आज़म चेला साहब का, 5 MPAs के इसको टच करते थे। और आप ऊपर एक अकेले एक MNA था जी। और तो कितना ट्रैवल रोज़ करते थे आप, यानी दिन में कितने आप लोगों से मिलते थे? मैंने जी फिर ऐसा किया हुआ था कि मैंने अपने ना 3 कैंप ऑफिस रखे हुए थे। जब तहसील शोरकोट में जाता था तो फिर मैं शोरकोट, जहाँ से हमने आज आगाज़ किया, वहाँ बैठता था और वहाँ पर सारा मूवमेंट करता था। जब अहमदपुर, अब हम तहसील अहमदपुर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर यहाँ दरबार सुल्तान बाग जो हमारा बाई घर है, फिर मैं यहाँ बैठता था, यहाँ लोगों से बात की, और यहाँ पर ये, और फिर एक जंग सिटी में, तहसील जंग भी था मेरे हल्के में थी, फिर जंग सिटी में भी एक हमने कैंप ऑफिस रखा हुआ था। फिर मैं रात भी वहाँ स्टे करता था, और जंग के लोगों को फिर मैं मुलाकात उधर ही करता था, ताकि उनको लंबा सफ़र ना करना पड़े मेरे से मिलने के लिए। बाहर तो आप MNA हैं वैसे, तो घर में क्या आपका ओहदा है, यानी कैसे आपको ट्रीट किया जाता है? घर में कोई ओहदा नहीं है जी किसी किस्म का कोई ओहदा नहीं है। घर में माजरत से ही काम चलता है सारा। घर में हुक्म किसका चलता है? मेरा तो नहीं चलता जी। और वैसे भी जो बंदा इतने अरसे बाद घर जाए, वो हुक्म नहीं चला सकता। जंग में यूनिवर्सिटी नहीं थी 18 से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह ये PTI की गवर्नमेंट है, खान साहब का विजन था, उनसे बात की, उन्होंने कहा जी मैं हर ज़िले में यूनिवर्सिटी देखना चाहता हूँ, और यूनिवर्सिटी ऑफ जंग हम जंग में लेके आए हैं, जिसका कि उन्होंने आके इफ्तिताह करना था, और उसका नाम भी उन्होंने हज़रत सुल्तान बाहू यूनिवर्सिटी रखना था। हमारी कोशिशों काफ़ियों की वजह से और हमारे बुज़ुर्ग की वजह से वो तो खैर फिर नहीं हो सका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी यूनिवर्सिटी ने वर्किंग अब शुरू कर दी है। गायनी हॉस्पिटल है शोरकोट के अंदर, वो हमारी तरफ से आवाम के लिए एक तोहफ़ा है।
फिर 2 RHC सेंटर्स बने हैं, डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन एक नया बना है, शोरकोट में तो पहले ही था। कर्नल गजनफर साहब के जो आबाई गांव है हवेली बहादुर शाह, वहाँ डिग्री कॉलेज आया है, वहाँ एक RHC अलहदा बना है। वरियाम वाला में एक रूरल हेल्थ सेंटर अलहदा था, यहाँ पे रूरल हेल्थ सेंटर अलहदा है। हमने अपना THQ के बेड इंक्रीज़ करवाए हैं, यहाँ स्पेशल गायनी वार्ड बनवाया है। इसी तरह से THQ जो है अहमदपुर सियाल का, वो भी मेरी हल्के में आता है, वहाँ भी हमने चिल्ड्रंस वार्ड और गायनी के जो है और इनक्यूबेटर्स जो हैं वो दिए हैं। डेंटल वार्ड बनवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह जी इस तरह के काफ़ी ज़्यादा मंसूबे हैं। अभी हम दरबार वाली साइड पर जा रहे हैं। अब हम अहमदपुर जा रहे हैं, पहले हम तहसील शोरकोट में थे, अब हम तहसील अहमदपुर में आ गए हैं। ये ब्रिज हमने क्रॉस किया, इसके बाद तहसील अहमदपुर आ जाती है। यहाँ हम जाएंगे, पहले दरबार हज़रत सुल्तान बाबू पे हाज़िरी देंगे और फिर हल्के में आगे आपको सारे इलाके को फिरवाएंगे भी और आपको अपने तरक्याती काम भी सारे साथ साथ दिखाते जाएंगे। अमीर सुल्तान साहब, मुझे ये बताएं कि जो प्रोजेक्ट्स आपने कंप्लीट करवाए हुए हैं, इनको बाकायदगी से विज़िट करते रहते हैं या कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है उनको, मेंटेनेंस की इस तरह की चीज़ें कोई? विज़िट तो जी होता रहता है, क्योंकि इलाके में चक्कर तो लगता ही रहता है हर जगह का, हर यूनियन काउंसिल का बार बार। तो जहाँ चक्कर लगे, जहाँ हमें लगे कि कमी बेशी की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ जो है ना जी, मेरे ख्याल में जो पंजाब गवर्नमेंट ने गलत की और उसकी बार बार हम निशानदेही करते रहे, वो ये कि बेलदारों की बहुत ज़्यादा कमी। बेलदार होते थे, पहले नज़र आते थे, सुर्ख पगड़ियाँ उन्होंने पहनी होती थी। जहाँ सड़क के शोल्डर अगर ख़राब हो जाए तो सड़क ख़राब हो जाती है, सड़क के शोल्डर्स ठीक रहें तो सड़क बहुत लंबी देर तक चलती रहती है। तो वो बार बार जहाँ हमें लगता था, फिर हम DC साहब को कह के बेलदार या लोग भिजवाते थे ताकि सड़क के शोल्डर्स ठीक रखें। और कोशिश हमने की है कि हमारे प्रोजेक्ट, अब इसको बने 5 साल हो गए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक खड़ी है। ऐसे कई कारपेट रोड के मंसूबे हैं, कई और मंसूबे हैं। 70 किलोमीटर कम अज़ कम नई सड़क हमने इस दौर में बनवाई है जी। 70 किलोमीटर, कितनी लागत आई होगी इसमें? अब आप देखें जी, 1 किलोमीटर करोड़ का बनता है कम अज़ कम, और कारपेट रोड 1 करोड़ 25 लाख, मेरे ख्याल में 1 करोड़ 25 लाख की बनती है। महंगाई इस हद तक पहुँची हुई है। तो 70 किलोमीटर हमने नई रोड्स बनवाई हैं रिपेयरिंग के अलावा। अमीर साहब, मुझे ये बताएं कि अभी आप जब जीतेंगे तो कौन सी वजारत लेना पसंद करेंगे? नहीं जी, वजारत से ज़्यादा मेरी दिलचस्पी होगी हल्के के तरक्याती कामों के अंदर, मेरी उसमें ज़्यादा दिलचस्पी है। मेरे ख्याल में वजारत से ज़्यादा अहम है कि मैं अपने हल्के लिए कुछ कर जाऊँ, वो ज़्यादा अहम चीज़ है जी। अच्छा, हाँ जी। अब ये देखें, आप जब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे फूड के अंदर और सिक्योरिटी एंड रिसर्च के, उसके अंदर आप लोगों ने जो हिसाब किताब रिपोर्ट देना होता है फूड के बारे में कि कितनी दरामद हो रही है, कितनी बरामद हो रही है, इसी तरह का करते हैं आप? जी जी, मुख्तलिफ चीज़ों, कईयों की दरामद होती है, कईयों की बरामद होती है। हमने देखना होता है कि कौन सी चीज़ दरामद की जाए जिसमें मुल्क की कमी है, कौन सी चीज़ बरामद की जाए जो कि मुल्क में ज़्यादा है, ताकि उसमें हम डॉलर जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ सके। यही मैं पॉइंट बेसिकली पिक करना चाह रहा था कि जहांगीर तरीन साहब का क्या इशू बना था, यानी क्योंकि आप सेक्रेटरी थे, तो कैसे एकदम शॉर्टेज आ गई चीनी की और इतनी महंगी हो गई फिर कि हाथ नहीं लगाया जा सकता था? बड़ा पेचीदा इशू बनाया गया जी, और मेरे ख्याल में खान साहब के अतमाद को उससे बहुत ज़्यादा ठेस बनी। गरीब आवाम को चीनी बड़ी महंगी मिली, फिर ये चीनी एक पॉलिटिकल इशू बन गया। इसमें चीनी हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा थी नहीं जितनी प्रोजेक्ट की गई थी उनकी तरफ से, और एक्सपोर्ट की इजाज़त उन्होंने ली ये कह के कि चीनी हमारे पास बहुत ज़्यादा वाफिर है, और मिलों को अगर पैसा ना मिला तो किसानों को आगे पैसा नहीं ट्रांसफ़र हो सकेगा। ज़ाहिर है मिलों के पास पैसा होगा तो वो किसानों को पैसा देंगे। चीनी सारी एक्सपोर्ट हो गई, लेकिन हकीकत ये थी कि चीनी हमारे पास बहुत कम थी। सारी मिलों ने एक्सपोर्ट कर दी। जहांगीर तरीन साहब की मिलें और जो उनके मुतलका मिलें थी, उन्होंने कोई एक्सपोर्ट नहीं की, और फिर जब कीमतें बढ़ी, क्योंकि जब शॉर्ट हो गई तो फिर उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया। इस चीज़ ने खान साहब के एतमाद को बहुत ठेस पहुँचाया, गरीब बंदे को ज़ाहिर है बहुत ठेस बनाया। चीनी की कीमतें 20-20, 25-25 रुपए के जंप पे आगे गईं, और चीनी आपको पता है हमारे मुल्क में एक पॉलिटिकल इशू भी है, सिवाय इसके कि भाई महंगाई होती है, गरीब आवाम के लिए मुश्किल, एक पॉलिटिकल इशू भी है। अच्छा, तो आप जनाब सेक्रेटरी थे फिर रिसर्च एंड सिक्योरिटी के नेशनल फूड की, तो जब ये जो शो की गई फिगर, आप उसके ऊपर तहकीक क्यों नहीं की और खान साहब को रिपोर्ट क्यों नहीं किया कि जी ये मिसकोट किया जा रहा है? अच्छा, हम जो है ना जी, फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री का अपना मैकेनिज्म नहीं है कोई चीनी की तादाद पता करने का, वो रिलाय करती है पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के ऊपर। शुगर मिल एसोसिएशन जो है वो हर मिल से
कि उन्होंने कितनी चीनी प्रोड्यूस किया, वो लेके डेटा इकट्ठा करती है और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देती है। PSM में अनफॉर्चुनेटली उनके कंट्रोल में थी, उन्होंने हमें फिगर्स गलत दिए थे। ये तो जब बाद में चीनी की कीमत बढ़ी, इंक्वायरीज शुरू हुई, डिटेल में चीज़ें गई, तो पता चली कि हमें फिगर ही शुरू में गलत दिया गया था। अच्छा, तो इस वजह से ये सारा बना था। ये सारा इस वजह से। अच्छा, मुझे बताएं, जब ये खान साहब MPs को टिकट दे रहे होते हैं तो बाकायदा MNA से भी राय ली जा रही होती है कि तुम्हारे नीचे कौन सा MP रखा जाए तो हम विन करने की सिचुएशन अच्छी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल राय लेते हैं जी, वो बिल्कुल राय लेते हैं। कोई हतमी फैसला MNA का नहीं होता, लेकिन राय बिल्कुल लेते हैं, क्योंकि आपने एक ग्रुप बन के इलेक्शन लड़ना होता है और आपको, क्योंकि आप भी हल्के में फेर रहे हैं, MPA भी हल्के में फेर रहे हैं, आपको पता है उस हल्के के MPA की परफॉर्मेंस क्या है, वो आपके साथ उसकी कोऑर्डिनेशन कैसी है, अवाम के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन कैसी है, पार्टी के लिए उसने क्या किया होता है। तो ये सारी इनपुट्स लेके तो फिर वो फैसला करते हैं। अभी जब टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, खान साहब ने रब्ता किया, पूछा कि भाई कौन सा MP अच्छा काम कर रहा है या किसको टिकट देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बिल्कुल पूछा जी। उन्होंने 2018 में भी हम पे बहुत एतमाद किया था और हमारी मशावरे से टिकटें दी थी, जिसकी वजह से जंग में PTI की क्लीन स्वीप हुई थी। और अब भी हमारा वही पैनल ही कंटिन्यू किया जी, हमने किसी को चेंज नहीं किया। देखिए, वो लोग खड़े रहे हैं, करोड़ों की ऑफरें उन्होंने ठुकराई हैं, PTI के साथ वफा उन्होंने की है, अपोजिशन देखी हैं, शेल बर्दाश्त किए हैं, केस बर्दाश्त किए हैं, जाली केसेस बर्दाश्त किए हैं और फिर अवाम में मेहनत भी की है। तो बग़ैर वजह के एक वफ़ादार साथी को कुर्बान नहीं करना चाहिए। आपको कितनी ऑफ़र हुई थी? ज़ाहिरा आपको भी ऑफ़र हुई होगी कि भाई हमारी तरफ खाली मुझे नहीं जी, तमाम MPs को मिल के जो है वो करोड़ों की ऑफ़र हुई है। अगर आप, उन्होंने हमें तो कहा था कि जी अरब से ऊपर का पैकेज दे लें या पूरे के पूरा ग्रुप आ जाए। अच्छा, हाँ बिल्कुल।